हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पी ब्लॉक यानी पार्ट 2 वीडियो पी ब्लॉक का आप लोग देखकर जरूर आए होंगे। और देखकर अगर आए होंगे तो आज हम बोले थे, जैसा कि आप लोग लेकर आ गए हैं पाठ 9 यानी भौतिक विज्ञान का पाठ नंबर 9 का वीडियो लेकर आ गए हैं। किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र का वीडियो, जिसमें आज हम 50 एमसी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2022 के लिए महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे दोस्तों। और इसमें आप लोग को करीब 20 से 25 आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रश्न को जवाब आंसर में दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल जिसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चाहें, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रकाश तंतु संरचना, जो प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। दोस्तों प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह सवाल काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी MCQ 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो चैप्टर है इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और इसका हम पार्ट 2 वीडियो भी अवश्य ही देखेंगे। देखते हैं आज का सेकेंड नंबर सवाल। कह रहा सवाल कि एक वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल कोण कितने डिग्री पर झुके होना चाहिए। दोस्तों एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो समतल दर्पण यानी 2 समतल दर्पण कितने डिग्री पर झुके रहेगा, तब कितना प्राप्त होगा, 3 दर्पण प्राप्त होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो इसका 90 डिग्री पर झुका रहेगा तब कितना प्राप्त होगा, 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं तीसरा नंबर सवाल कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद से बताइए। अगर आप लोग 10th अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर ही बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मॉडल पेपर भी आप लोग को 10 मॉडल पेपर फिजिक्स का, 10 मॉडल पेपर केमिस्ट्री का और बायोलॉजी सभी का 10-10 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो दोस्तों और विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं techstore.com। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर का रखा है कि एक ग्लास का जो अपवर्तनांक म्यू की मोटाई टी के बराबर है तब क्या होगा। दोस्तों आप लोग का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यानी 10th में भी आप लोग इसका अवश्य जिक्र पढ़े होंगे कि एक ग्लास अपवर्तनांक जो है म्यू की मोटाई टी के बराबर है तब इसका आंसर क्या होगा। तो म्यू -1 इंटू टी, वह भी कैसा में, तो वह भी निर्वात में। कैसा में, तो निर्वात में होगा। यानी 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 5 नंबर को। कार्य की तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा। दोस्तों जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, अपवर्तनांक का मान घटेगा। जस्ट अपोजिट होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा यानी लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू, यानी इसका मान बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा और इसका मान बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। कार्य की एक पतले लेंस की जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा। दोस्तों फार्मूला लिख के ले लीजिए। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो अपवर्तनांक फार्मूला कौन नहीं जानता है। दोस्तों अपवर्तनांक बराबर फार्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा वैक्यूम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं। यानी म्यू बराबर C/V बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला से बिल्कुल निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर।
सवाल नंबर 7 कि दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा जाता है, यदि दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण महत्तम प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों अगर 60 डिग्री रखा जा रहा है तब महत्तम प्रतिगोर क्या होगा। फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला इसका होता है आप लोग को 360 डिग्री बटा थीटा, और थीटा का मान हम लोग को कितना दिया गया है, तो 60 दिया गया है। 360 डिग्री बटा थीटा, और यहाँ से अगर काट देंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को एक और फार्मूला आता है समतल दर्पण के लिए n-1, और n- यानी 6 - 1 कर दीजिएगा तो 5 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 8 नंबर को। कारण कि इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। दोस्तों क्रांति कोण और स्नेल का नियम आपके एग्जाम में काफी बार पूछते रहता है। तो इसमें से किस जोड़े के न्यूनतम जो क्रांति कोण है वह न्यूनतम रहता है। तो आप लोग कांच और हवा का जो क्रांति कोण रहता है वह न्यूनतम रहता है, यानी 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग क्रांति कोण के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आपतन कोण के किसी खास मान के लिए जो अपवर्तन कोण कितना डिग्री 90 डिग्री हो जाता है, तब वह आपतन कोण के क्रांति कोण कहते हैं। जिसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे आईसी यानी अपवर्तनांक क्रांति कोण को आईसी से सूचित किया जाता है। और इसी के बाद पढ़ना है आप लोग को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तब इसका तरंगदैर्घ्य यानी तब इसका लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, तब लैम्डा का मान घटता है। आप लोग को पहले पता चुका है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक बिल्कुल ही घटेगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 10 नंबर। कार्य की प्रकाश किरण समबाहु त्रिभुज इतना पर अभिलंब रूप से आपतित होती है, प्रकाश किरण की विचलन क्या होगा। दोस्तों 3/2 यानी अपवर्तनांक इसका 1.5 दिया गया है। तब आपतित जो होती है तब क्या पूछ रहा है कि जो प्रकाश की किरण है वह कितने डिग्री पर विचलित होगा। तो कितने डिग्री पर विचलित होगा, तो 60 डिग्री पर विचलित होगा। दोस्तों अगर आप लोग विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर हमारे वेबसाइट को यानी techkisto.com को आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यह सवाल काफ़ी इजी, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। फोकस दूरी निकालना है, यानी दो जो क्षमता दिया गया है, दो लेंस का संपर्क में रखा गया है, इसमें जो संयोजन है उसमें क्या होगा, यानी एफ बराबर भाट पूछ रहा है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से। एफ बराबर जानते होंगे 1/p। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 12 नंबर। फिर से वही सवाल कि एक खगोलीय दूरी की लंबाई कितना दिया गया है, तो 16 सेंटीमीटर। इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरी क्या होगा। लेंस का फोकस दूरी आप लोग काफ़ी इजी से निकाल सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी क्या जानते हैं, तो 1/f बराबर निकाल दीजिए। लेंस की फोकस दूरी आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, आप लोग को फॉर्मूला बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला सवाल 13 नंबर। कार्य कि एक गोली दर्पण में पानी डुबो दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों एक गोली दर्पण में अगर पानी में डुबो दिया जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो अब इसकी फोकस दूरी अचर आ जाएगा। किसी गोली दर्पण को डुबाया जाएगा तब पानी में डुबा दिया जाएगा तब इसकी जो यानी फोकस दूरी रहेगा वह अचर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण कांच से इतना में प्रवेश करती है, तब अपवर्तनांक इतना और इतना है, तब क्या पूछा जा रहा है, तो क्रांति कोण क्या होगा। क्रांति कोण बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्रांति कोण बराबर फार्मूला क्या होता है। तो क्रांति कोण बराबर फार्मूला लिख लीजिए, म्यू बराबर 1/sin IC। इस फार्मूला से आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली। चलिए देखते हैं अगला सवाल की ओर 15 नंबर।
करे कि एक पतला प्रिज्म इतना यानी अपर्तनांक इतना दिया गया है, हवा का अपर्तनांक इतना में डुबो जाता है, विचलन कोण के अनुपात दो अवस्थाओं में क्या होगा। दोस्तों विचलन कोण का अनुपात दोनों अनुपातों में क्या होगा, तो इसी से यानी क्रांतिक कोण से फॉर्मूला से आप लोग को निकल जाएगा पारी बारी से, और दोनों को बटा कर दीजिएगा। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता देना है। आगे देखते हैं अगला सवाल 16 नंबर। कारण कि किसी समबाहु त्रिभुज आधार के प्रिज्म पदार्थ की जो अपर्तनांक है वह 13 है। कितना है, तो वह 13 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। दोस्तों इस प्रिज्म के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण होगा वह किसके बराबर होगा, तो 60 डिग्री के बराबर होगा। किसके डिग्री, तो 60 डिग्री के बराबर। आगे देखते हैं अगला सवाल 17 नंबर। 17 में एक कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के दो पदार्थ के बने हुआ जैसा निम्नलिखित में चित्र में दिखाया गया है। देखिए इस चित्र में दिखाया जाएगा, देखिए इधर कलर किया गया है। तब इसमें जो उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोस्तों इस लेंस में जब अगर प्रतिबिंब की अगर बात करें तब इसमें सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन सकता है, और यह आपके एग्जाम में एक बार अभी तक पूछ चुका है, वह भी बिना फिगर वाला, और भी फिगर वाला पूछा है तब उसमें 4 पार्ट में बांटा गया है, वो भी 2000 कितना में, तो 2000 लगता है 19 में पूछ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 18 नंबर। काफ़ी इजी सवाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बता सकते हैं कि नहीं, तो बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हम सबसे ज़्यादा बता देते हैं लाल का होता है। तो सबसे कम बता सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, और यह भी सवाल काफ़ी इजी है कि कांच के लिए किस रंग का अपर्तनांक अधिक होता है। कमेंट बॉक्स में मिलिए और बताइए। आसान सवाल इसी प्रकार के एमसी क्वेश्चन के साथ जुड़े रहें, आप लोग 2022 के एग्जाम अच्छे मार्क्स के पास हो जाए। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल काफ़ी इजी सवाल है कि किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पहले बता चुके हैं लाल रंग का। और विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट techquizzo.com से जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसी से एकदम बाकी नॉलेज को हटाते हुए आपको बेसिक नॉलेज भी आप लोग को इस वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल 21 नंबर। और 21 से लेकर के आप लोग को 40 तक का आंसर आप लोग को खुद से बताना है कि क्या होगा, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग कुछ अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को 35 यानी 12th बोर्ड एग्जाम में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही कराना का वादा करता हूँ। कि म्यू अपर्तनांक वाले पतले प्रिज्म न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है फार्मूला, तो पतले प्रिज्म के लिए लिखकर फार्मूला ले लीजिए μ-1 इंटू ए। यह डायरेक्ट याद कर लीजिए μ-1 इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके यानी 12th बोर्ड एग्जाम में अभी तक कितना बार, तो अभी तक 3 बार पूछ चुका है यह सवाल। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर 22 नंबर। कार्य के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली जो श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव है उसे क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश में बीच से होकर जो गुजरने वाला श्वेत प्रकाश के न्यूनतम विचलन अवयव है उसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो लाल कलर के नाम से जाना जाता है। यानी 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला सवाल 23 नंबर। एक उत्तल लेंस का अपर्तनांक इतना को पानी का अपर्तनांक इतना में डुबोया जाता है तब उसका सामर्थ्य क्या होगा। दोस्तों अगर इतना यानी 1.5 और 1.33 में डुबोया जाता है तब उसका जो सामर्थ्य होगा वह घट जाता है। किसका सामर्थ्य, तो उत्तल लेंस का जो सामर्थ्य रहेगा वह इंक्रीज कर यानी डिक्रीज कर जाएगा, यानी घट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपर्तनांक का मान क्या होगा। दोस्तों तरंगदैर्घ्य का मान, पहला प्रश्न को आप लोग देखिए और इसका आंसर बताइए। आगे देखते हैं अगला सवाल 25 नंबर। 25 नंबर क्षमता दिया गया है, दोनों लेंस का जो डायोप्टर इतना इतना दिया गया है, तब लेंस का जो संयोग की क्षमता होगा यानी पावर पूछा जा रहा है। पावर बराबर हम लोग फॉर्मूला जाते हैं 1/f। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल
26 नंबर, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती। दोस्तों प्रकाश की किरण किस में विचलित नहीं होती है? तो आयताकार पट्टी को समानांतर सतहों पर जो अपवर्तित होकर निकलने से वह विचलित नहीं होती है। कौन? तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है किसके? आयताकार पट्टी पर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। लेंस की शक्ति का मात्रक है। दोस्तों लेंस की शक्ति का मात्रक बताइए और विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट टिप्स.com जुड़े रहिए। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? पी बराबर फॉर्मूला लगाइए 1/f। ठीक है, और यह 2022 के एग्जाम में ऐसा सवाल आपके अवश्य ही पूछेगा एक टू। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक रंग दोष युक्त नेत्र इन नेत्रों को भेदन नहीं कर सकता है। कौन से कलर को एक दोष युक्त जो नेत्र है वह नहीं देख सकता बढ़िया से? तो वह लाल और पीला है। यानी लाल और पीला को आसानी से पहचान नहीं सकता है एक दोष मुक्त नेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? जब दोस्तों लाल फूल को हरे कांच यानी ग्रीन कांच से देखा जाएगा तो वह कैसा प्राप्त होगा? तो वह ब्लैक प्राप्त होगा। काफी इजी सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद से भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 31 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आगे देखते हैं अगला सवाल। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? फिर से नेक्स्ट सवाल। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिषेक द्वारा किसी वस्तु से जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 34 नंबर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदेशक और नेत्रिका जो आवर्धन क्षमता यानी एम बराबर जो है क्रमशः एम ओ और एम ई दिया गया है। संयुक्त की आवर्धन क्षमता क्या होगा? दोस्तों अगर यह दिया गया है तब इसकी जो क्षमता हो जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा? तब एम ओ बटा एम ई के बराबर होगा, यानी ऑब्जेक्ट बटा आई के बराबर हो जाएगा आवर्धन क्षमता बराबर। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। और यह सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आप लोग को जो भी सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में खुद से कमेंट कर सकते हैं और आप लोग आंसर इसका पा सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 35 नंबर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो नेत्रिका और अभिदेशक के बीच की अधिकतम दूरी होती है कितने? दोस्तों अभिदेशक और नेत्रिका के जो बीच की दूरी होती है वह नेत्रिका और अभिदेशक फोकस की दूरियों की योग के अधिक होती है। कितने की योग के? तो नेत्रिका और अभिदेशक की फोकस दूरी की योग के अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 36 नंबर। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तब इसकी आवर्धन क्षमता। दोस्तों जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तब इसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तब जब लंबाई बढ़ेगा तब इसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 37 नंबर। अरे यदि किसी दूरबीन की अवदेश एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हो तो इस दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होगी यानी एम बराबर होगा जो क्या होगा? आवर्धन क्षमता बराबर आप लोग को फार्मूला नहीं पता है तो एम बराबर भी फार्मूला होता है भी बटा यू। भी बटा यू होता है। आप लोग इस फार्मूला से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं जो कि आप लोग काफ़ी इस फार्मूला आप लोग को बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। समान आंख के लिए काफ़ी इजी सवाल 10th में ही पढ़ लिए होंगे कितना होता है। देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है सवाल कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना होता है। दोस्तों मनुष्य की आँख की रेटिना उसी तरह काम करता है जैसे कि समतल दर्पण काम करता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण में? तो वास्तविक एवं उल्टा बनाता है, यानी 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला सवाल 40 नंबर। करिए आँख के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग असमंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। यानी 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 41 नंबर। निकट दृष्टि को जो निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में हमेशा उल्टा होता है और दूर दृष्टि दोष में भी उल्टा होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तु को साफ देख सकता है और दूर दृष्टि वाला दूर के साफ को देख सकता है। यानी जब निकट होगा तब दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा और जब दूर होगा तब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी 41 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है निकट दोष वाले व्यक्ति। अगला सवाल बढ़ते हैं 42 नंबर। करें कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा एक, तो निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए निकट के लिए अवतल दर्पण जबकि दूर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। निकट दृष्टि दोष युक्त एक मनुष्य के लिए दूर बिंदु की जो दूरी 100 सेंटीमीटर है उसे कितनी शक्ति के लेंस का व्यवहार करना होगा। दोस्तों अगर उसकी दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है तो उससे कितने लेंस की फोकस दूरी का व्यवहार करना होगा, यानी उपयोग में कितने डिग्री का लाना होगा, तो उसके उपयोग के लिए -1 डायोप्टर का उपयोग में लाना बढ़िया होगा। ठीक है, कितना, तो -1 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 44 नंबर। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है। दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ नहीं देख पाता, हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का सवाल कि दीर्घ दृष्टि के इलाज के लिए कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल बढ़ते हैं 46 नंबर। एक आदमी अपने चश्मा के लेंस को घुमाता है और पाता है कि संयोजन नष्ट हो गया। यह बताता है कि वह आदमी पीड़ित है। दोस्तों जब वह अपने चश्मा को घुमाता है तो वह साफ साफ उसे नहीं देख पाता, उसे कौन सा लेंस हो गया, तो जरा दृष्टि दोष है। और जरा दृष्टि कब होता है, तो बूढ़े व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है जब इसे साफ साफ बढ़िया से ना कि दूर की ना कि पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता, उसे जरा दृष्टि दोष हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 47 नंबर कि विभिन्न तालों के कॉर्निया की वक्रता जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता में जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग अबिंदुकता के नाम से जाना जाता है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए खगोलीय लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। खगोलीय लेंस का आकार ऐसा होता है। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं अगला 48 नंबर। जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूर वस्तु के आने वाली किरण रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है तब आदमी को किस तरह का नेत्र दोष होता है। जब दोस्तों फोकस अगर यहाँ पे है और फोकस के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है तब आदमी को किस प्रकार का दोष हो गया है, तब उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। कौन सा दोष, तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। आगे देखते हैं अगला सवाल 49 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होगा। यानी एल बराबर पूछ रहा है कि सामान्य संयोजन के लिए जो खगोलीय दूरी की लंबाई होगा वह कितने के बराबर होगा, तो FO प्लस FE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल और यह रहा आज का अंतिम सवाल कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगा। दोस्तों सामान्य संयोजन में जो खगोलीय दूरी की आवर्धन क्षमता होगा वह पहले ही बता चुके हैं कि m बराबर क्या हो जाएगा, तो FO यानी F ऑब्जेक्ट बटा FEI के बराबर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो रोज लाते रहते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं techkiso.com से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ
अच्छे से जानेंगे महामुकाबला को लेकर।